Let's start with the first class of Indian Contract Act 1872. देखो, सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें पहली डेफिनेशन जो हमने अभी कॉपीज पे लिखी है दैट इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का सिंपल मीनिंग होता है एग्री करना। फॉर अ लेमैन इसका मतलब क्या होता है? एग्री करना। निकुंज ने बोला वृत्ति को कि will you buy my car? Will you buy my car for rupees 5 lakhs? तो निकुंज जो है वो ऑफर कर रहा है। क्या कर रहा है? बोलते नहीं, ऑफर कर रहा है। वृत्ति ने अगर यस बोल दिया तो इट्स अ प्रॉमिस ना। जब उसने यस बोल दिया इट्स अ प्रॉमिस। तो ये इन दोनों में क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। बट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में बहुत फर्क होता है। समझ में आया? अब पहले पढ़ो कि मैंने एग्रीमेंट की डेफिनेशन लिखवाई क्या है। रीड आउट विद नोटबुक में। Agreement means to agree with the framework of Indian Contract Act. When one party offers to another unconditionally and when the offer is accepted, it becomes an agreement. देखो, अब अनकंडीशनल है यहाँ पे। Will you buy my car for rupees 5 lakh? कोई कंडीशन तो नहीं रखी वृत्ति ने आगे से या निकुंज ने आगे से कोई कंडीशन तो नहीं रखी कि तू मेरी गाड़ी खरीदेगी तो मैं तेरी बाइक खरीदूंगा। ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं है। सिंपल उसने क्या क्वेश्चन पूछा कि क्या आप मेरी गाड़ी खरीदोगे 5 लाख की? उसने क्या बोल दिया? यस। और ये विद इन द फ्रेमवर्क है, मतलब सब कुछ लीगल है, कुछ अनलॉफुल तो नहीं कर रहे। इसमें किसी का मर्डर तो नहीं हो रहा, किसी का रेप तो नहीं हो रहा, किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो ये विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। समझ आ गई डेफिनेशन? चले आगे, अगला पैराग्राफ। Section 2E defines agreement as every promise or every set of promises forming the consideration for each other. Every promise और every set of promises, मतलब एक promise भी हो सकता है और बहुत सारे promises भी हो सकते हैं। Forming the consideration for each other. Now, what is the word consideration? Consideration को underline करके लिखो। Something in return. Consideration means something in return. और जिस कंट्री से हमने ये लॉ चुराया है कंसिडरेशन को, उनकी लैंग्वेज में बोलते हैं क्विड प्रो क्यो। देखिए, और मुझे कल बताना है ये कौन सी लैंग्वेज है। होमवर्क है क्विड प्रो क्यो, और ये याद करने हैं, पेपर में आने हैं। इसको एक्टिविटी मत समझना, ये होमवर्क का पार्ट है। क्विड प्रो क्यो देख लिया। कंसिडरेशन का मतलब पता लगा? क्या मतलब होता है? समथिंग इन रिटर्न। घर के बदले में या गाड़ी के बदले में क्या मिल रहा है वृत्ति से? पैसे मिल रहे हैं, कैश मिल रहा है। तो निकुंज जब अपनी गाड़ी बेचेगा, कार बेचेगा, तो वृत्ति के लिए कार कंसिडरेशन मिल गई और वृत्ति उसके बदले में निकुंज को क्या देगी? कैश। तो निकुंज के लिए कैश क्या बन गई? कंसिडरेशन। अब दोबारा पढ़ो सेक्शन 2 सबसेक्शन ई क्या कह रहा है? एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस। एक प्रॉमिस भी हो सकता है और बहुत सारे प्रॉमिसेस भी हो सकते हैं। फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, मतलब बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट नहीं हो सकता। बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट नहीं हो सकता। एनी डाउट्स? चले आगे। अब अगली डेफिनेशन हमने क्या लिखी है, पढ़ो। कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में डिफाइन है? 2 सबसेक्शन H। और एग्रीमेंट की क्या थी? 2 सबसेक्शन E। 2 सेक्शन कर लिए हमने आज। कौन से? 2 सबसेक्शन E डिफाइंस एग्रीमेंट एंड 2 सबसेक्शन H डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट agreement plus enforceability at law। अब enforceability का मतलब होता है कि आप उसको पुल करके, घसीट के किस में लेके जा रहे हो? लॉ में, मतलब कोर्ट में लेके जा सकते हो। तब वो क्या बन गया? एक कॉन्ट्रैक्ट।
अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल से समझाता हूँ कैसे। मैंने सयांश को घर पे बुलाया डिनर पे। किसने इनवाइट किया? डिनर पे। वो बन ठन के तैयार होके आ गए और मैंने वहां पे घर को लॉक लगा के बाहर लिख दिया अप्रैल फूल। क्या इस बात पे सयांश मेरे को स्यू कर सकते हैं? क्या वो कोर्ट में जाएगा कि मेरे से पैसे हुए? नो, इट वाज जस्ट अ सोशल एग्रीमेंट। मैंने सिर्फ उसको इनवाइट किया, उसके साथ मजाक किया, तो क्या इस पे मेरे पे केस हो जाएगा? तो वो एग्रीमेंट तो था। मैंने उसको पूछा डिनर पे आओगे? वो कहता हाँ जी। क्या हो गया हम दोनों के बीच में? बट इसमें क्या नहीं है? एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ। इसको हम लॉ में घसीट के नहीं लेके जा सकते। समझ आ गया? तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? सिर्फ एग्रीमेंट प्लस उसको आप कोर्ट में लेके जा सकते हो। एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ। एनी डाउट्स? कुछ लिखना है तो फटाफट से लिख लो, 1 मिनट है आपके पास। एक और एग्जाम्पल करते हैं फिर केस के साथ। डन? चलो अब हम आपको एक रियल लाइफ केस सुनाते हैं। केस का नाम है वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर। एक थे मिस्टर हस्बैंड, मिस्टर वॉल्फर, और उनकी वाइफ मिसेस वॉल्फर। ठीक है? हस्बैंड की ना ट्रांसफर हो गई सैलून में। कहाँ पे? वो कहता कि मैं ना हर महीने या हर हफ्ते तुझे 30 पाउंड्स भेजा करूंगा। कितने? 30 पाउंड्स भेजूंगा। स्टार्टिंग में उसने भेजा और कुछ टाइम बाद उसने भेजना बंद कर दिया। तो मिसेस वॉल्फर ने अपने हस्बैंड पे क्या कर दिया? केस। तो कोर्ट ने बोला कि ये केस हमारे पास आना नहीं चाहिए, इसमें एनफोर्सिबिलिटी नहीं है। हस्बैंड ने वाइफ को एग्रीमेंट किया, म्यूचुअली एग्रीमेंट किया कि मैं तेरे को 30 पाउंड्स भेजूंगा। ठीक है? यस और नो? अब वो कहीं रिटर्न में नहीं प्रॉमिस दिया, उसने सिर्फ मुंह से बोला, रिटर्न प्रॉमिस नहीं किया मिस्टर वॉल्फर ने। फाइन। मिसेस वॉल्फर कहती ठीक है, ओके, मुझे 30 पाउंड्स आ रहे हैं, मेरे को क्या मिल रहा है? कुछ ओके, आई एम हैप्पी विद इट। लेकिन स्टार्टिंग में भेजने के बाद मिस्टर वॉल्फर ने पैसे भेजने बंद कर दिए। तो मिसेस वॉल्फर चली गई कोर्ट में कि मेरे पति को डालो जेल में, उसने मेरे को प्रॉमिस तोड़ा। तो कोर्ट कहता उसने सिर्फ आपको प्रॉमिस किया था, उसमें कंसीडरेशन नहीं थी कोई भी, आप उसके लिए क्या कर रहे हो? हमने आज कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या पढ़ी है? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ। और एग्रीमेंट में भी पढ़ा था एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। हस्बैंड तो भेज रहा है 30 पाउंड्स, तू क्या कर रही है उसके लिए? तो कोर्ट ने वहीं पे बोल दिया ये केस कोर्ट में आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? एनफोर्सिबिलिटी नहीं है। तो जब आपको ऐसा कोई भी केस स्टडी पेपर में आएगी, सीए के पेपर में, चाहे बीकॉम के पेपर में, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो वहां पे पहले आपने एग्जांपल दिया, व्हाट इज एग्रीमेंट, उसकी डेफिनेशन दी, फिर उसका एग्जांपल बनाओगे। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसकी डेफिनेशन दी, उसका एग्जांपल बनाओगे। उसके बाद ये केस एक्सप्लेन करोगे कम से कम 10 लाइन में कि एक मिस्टर वॉल्फर थे, एक मिसेस वॉल्फर थी, वो दोनों बहुत हैप्पीली मैरिड कपल था। मिस्टर वॉल्फर की क्या हो गई? ट्रांसफर हो गई। कौन सी कंट्री में? कौन सी सिटी में? सिलोन में, इंग्लैंड में। उसके बाद उसने बोला कि मैं हर महीने तेरे को या हर वीक, जो भी बुक में लिखा होगा, कितने पाउंड्स भेजूंगा। फिर उसने पाउंड्स भेजने स्टार्टिंग से बाद बंद कर दिए। मिसेस वॉल्फर ने उसको क्या कर दिया? स्यू कर दिया। तो कोर्ट ने क्या कहा? इट वाज हेल्ड दैट इट वाज जस्ट अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट। इट वाज जस्ट अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट। उसमें क्या नहीं है? एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ नहीं। समझ में आया? ये केस का नाम लिख लो, वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर। और ये ईयर भी याद रखना बेटा, 1919 की बात है, ओरिजिनल केस है, 1919। ठीक है? अगर आपके पास एक भी बुक है टेबल तो प्लीज ओपन इट। पेज नंबर 1.4 पे केसी गर्ग है मेरे पास।
ये केस गिवन होगा वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर 1919 मिल गया। सेयांश गॉट इट? दिखाओ। नहीं बुक ही गलत आ गया, चलो सुनो मुझे सब लोग ध्यान। केस रीड कर रहा हूँ बुक से, बी अटेंटिव एवरीवन जिनके पास बुक्स नहीं है। Mr. Walford was employed in Ceylon. Mrs. Walford, owing to ill health, had to stay in England and could not accompany him to Ceylon. ठीक है, उसको वो बीमार हो गई, उसको वहीं रहना पड़ा। Mr. Walford promised to send her £30 per month while he was abroad, but Mr. Walford failed to pay the amount. So Mrs. Walford filed a suit against her husband for recovering the said amount. The court held that it was mere a domestic agreement and that promise made by the husband in this case was not intended to be a legal obligation. इसको आप लॉ में लेके नहीं जा सकते। तो मेन लाइन क्या है इस केस की? It was a domestic agreement and it could not be enforceable at law because उसमें legal relation नहीं है। फिर एक एग्रीमेंट में और एक कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है? All contracts are agreements. Yes or no? ध्यान से लाइन सुनिएगा मुझे। All contracts are agreements, but all agreements are not line. All contracts are agreements. All contracts are agreements. But all agreements are not contracts. हर्षित समझ आ रहा है बच्चे? श्रेयांश? जहां पे कुछ समझ ना आए, कोई टर्म नहीं लगे, प्लीज आस्क मी। क्लियर हो गया? केस समझ में आया सबको? चलो अब देखो हमने पढ़ा क्या है इधर। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन से ईयर में आया? 1872 में। फिर हमने पढ़ी डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन ई। फिर हमने एग्रीमेंट की डेफिनेशन में एक वर्ड पढ़ा कंसीडरेशन, इसका भी सेक्शन लिख लो बच्चों, 2 सबसेक्शन डी। थर्ड चैप्टर का नाम ही कंसीडरेशन है। फिर हमने पढ़ा कंसीडरेशन को किसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? क्विड प्रो क्यो। इसका मीनिंग क्या था? समथिंग इन रिटर्न। फिर हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग। कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल सा मीनिंग है एग्रीमेंट में जब एनफोर्सेबिलिटी आ जाए, एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ। और सेक्शन क्या पढ़ा है इसका? 2 सबसेक्शन एच। फिर मैंने आपको एक लाइन समझाई अभी, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब बीकॉम के सेमेस्टर 1 में यही लाइन लिखी हुई आएगी, 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसके। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स एंड ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज के साथ आएगा सीए में भी और बीकॉम में। इसके 10 पॉइंट्स हैं। ठीक है, हम बेसिकली इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे कि एग्रीमेंट तो बना लिया, वो तो एक ने ऑफर की, दूसरे ने एक्सेप्टेंस की, लेकिन उसमें एनफोर्सेबिलिटी कैसे लाएंगे? तो वी हैव 10 पॉइंट्स फॉर दैट। ठीक है, तो पहला पॉइंट की हेडिंग लिखो नोटबुक्स में, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फर्स्ट पॉइंट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। करें स्टार्ट? रेडी हो? लिखना कुछ नहीं, आप समझना है सब। देखो बोर्ड पे, जैसे मेरे सेम एग्जाम्पल में निकुंज ने बोला था रिति को, विल यू
buy my car for rupees 5 lakh. ठीक है, one person is offering, उसको बोलेंगे ऑफरर. क्या बोलेंगे? दूसरे को बोलेंगे ऑफरी. एनी डाउट्स? जो ऑफर करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑफरर. जिसको ऑफर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑफरी. एनी डाउट्स? तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में मिनिमम कितनी पार्टीज होनी चाहिए? वन पर्सन कैन नॉट ऑफर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. खुद को आप ऑफर नहीं कर सकते. देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 पार्टीज और इवन मोर देन दैट. तो एट लीस्ट तो कितनी होनी चाहिए? 2 पार्टीज तो होनी चाहिए. एनी डाउट्स इन द पॉइंट? अब मान लो जो ऑफर है, अगर मैं उस ऑफर को कम्युनिकेट ही ना करूं, जैसे मान लो निकुंज ने ये लेटर में लिखा है, यही सेम लाइन लेटर में लिखी और लेटर अपने ही ड्रॉअर में रख ली, तो क्या वृत्ति को सपने आएंगे? तो ऑफर शुड बी, बोलते नहीं, ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. सिमिलरली जब वो एक्सेप्ट करेगी, यस या नो तो बोलेगी. अगर तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया तो नो हो गई. यस और नो? अगर उसने जवाब दे दिया कि हाँ मैंने गाड़ी खरीदनी है तेरी, तो वो भी उसको लेटर लिख रही है, फोन कर रही है, कुछ तो कर रही है. तो एक्सेप्टेंस should also be communicated. So both should be communicated. Offer should also be communicated along with the acceptance. एक केस और करवा देता हूँ. लिखना मत, अगले चैप्टर का है, उसी टाइम पढ़ेंगे. अभी समझा रहा हूँ सिर्फ केस. मैं तुम्हें ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन का पॉइंट समझाता हूँ. ये भी रियल लाइफ स्टोरी है. एक बंदा था, उसका एक छोटा सा नेफ्यू था जो मार्केट में चला गया, कहीं गुम हो गया. ठीक है, अब इसको बहुत टेंशन होगी, बहुत ज्यादा, कि मेरा नेफ्यू कहाँ है. इसने ना एक रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया. चलो रिवॉर्ड पे बाद में आते हैं. सर्वेंट को बोला पहले अपने कि जाके नेफ्यू को ढूंढ के आ. किसको बोला? सर्वेंट को बोला. अब सर्वेंट चला गया. सर्वेंट हमारे साथ नहीं है, वो तो मार्केट में ढूंढने गया. इन द मीन वाइल इसने एक रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया. उसने ये रिवॉर्ड अनाउंस करा कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के आएगा, मैं उसको रुपीज, मेरे को अमाउंट एग्जैक्टली नहीं याद, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कितना है, 5000 रुपीज उसको मैं गिफ्ट में दूंगा. ठीक है. अब सर्वेंट को वो नेफ्यू मिल गया. सर्वेंट नेफ्यू को लेके आ गया अपने मास्टर के पास कि ये लो जी. बाद में उसको पता लगा इसने तो रिवॉर्ड अनाउंस किया हुआ. वो कहता है मुझे मेरा रिवॉर्ड दे दो. वो कहता है तेरे को क्यों रिवॉर्ड दूं, तो है ही नौकर मेरा, तो सर्वेंट है. सर्वेंट की तो ड्यूटी होती है मास्टर की बात मानना और इसका काम करना. ठीक है. तो अब सर्वेंट को आया गुस्सा, वो चला गया कोर्ट में. तो अब खुद सोचो कोर्ट ने क्या जवाब दिया होगा, तुम आप बताओ. केस समझ आया? कोर्ट ने क्या जवाब दिया होगा? देने चाहिए उसको पैसे या नहीं? सर दोनों में कम्युनिकेशन तो हुई नहीं, तो नहीं देना चाहिए क्योंकि उसे पता ही नहीं था सर्वेंट को. अगर उसे पता होता और वेरी गुड आंसर. सुनो, ऑफर एक्सेप्टेंस, ऑफर तो हो गई ना कि मैं रिवॉर्ड दूंगा, बट क्या हमने उसको कम्युनिकेट करी थी? जब वो वहां नहीं था तब वो ऑफर अनाउंस हुई. तो अब यहां से इंपॉर्टेंस देखो कि ऑफर अपने तक नहीं रखनी, ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड. अगर उसको वो वहां खड़ा होता सर्वेंट और वो अनाउंस करता कि मैं 5000 दूंगा जो मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लेके आएगा, फिर ये वैलिड होता. फिर उसको पैसे देने पड़ते क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि सर्वेंट को छोड़ के मैं बाकियों को दूंगा. और यहाँ पे कोर्ट ने यही बोला कि आपको तो कम्युनिकेट ही नहीं ऑफर. तो एज पर रूल ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, इट वाज जस्ट एन एग्रीमेंट. समझ में आया? तो वो पैसे नहीं बनते देने. जो ओनर था वो ये बोलेगा, कोर्ट ने भी यही बोला कि सर्वेंट का तो काम ही क्या है, अपने मालिक की बात सुनना. इस केस का नाम है लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. ये सारे केसेस याद करने पड़ेंगे. ठीक है, समझ में आया केस? तो इसमें क्या केस में था कि क्या वर्ड के ऊपर एक केस बना है, कम्युनिकेशन. ऑफर अपने तक मत रखो,
ऑफर को साथ में कम्युनिकेट करो उस तक जिसको आपने करना है। एक्सेप्टेंस को अपने तक मत रखो। अब मान लो वृत्ति ने बोला हाँ गाड़ी में लूंगी निकुंज की, लेकिन निकुंज को नहीं बताया, आपने मम्मी को बता दिया जाके मैं गाड़ी ले रही हूँ, और 3 दिन बाद निकुंज को बता रही है, जब तक निकुंज ने वो गाड़ी तन्मय को भेज दी। तो रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। क्लियर है? वेबर मित्तल ने एक लव लेटर लिखा, विल यू मैरी मी, लेकिन वो अपने ड्रॉअर में रख लेगा। अब वो उसको भेज रहा है जब वो ऑलरेडी मैरिड है, तो क्या वो एक्सेप्ट करेगी इस चीज को? नहीं। इट शुड बी डन विद इन अ रीजनेबल टाइम। कम्युनिकेशन शुड बी डन विद इन अ रीजनेबल टाइम। एनी डाउट्स? क्लियर हो गया? पहला पॉइंट क्या नाम है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सेकंड पॉइंट की हेडिंग डाल दो, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सेकंड हेडिंग है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। समझ आ गया? यहां पे ब्रैकेट में लिख लो वो केस आएगा, बॉल्फर वर्सेस बॉल्फर। उनमें लीगल रिलेशनशिप नहीं था, भले ही वो हस्बैंड वाइफ थे, बट उनमें लीगैलिटी नहीं थी। उसने आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन प्रॉमिस किया था कि मैं 30 पाउंड्स हर मंथ तुम्हें सिलोन से इंग्लैंड में भेजूंगा। समझ में आया? तो इस पॉइंट को एक्सप्लेन कैसे करना है? सीधा लिखना है हेडिंग और लिखना है देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इन दिस लीडिंग केस। वो केस एक्सप्लेन करना है। समझ आ गया कैसे करना है? उनकी इंटेंशन ही नहीं थी कि हम लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करें। लीगल रिलेशनशिप तब क्रिएट होता अगर हस्बैंड वो चीज एफिडेविट के ऊपर लिख के कोर्ट की क्या लगवाता, उसके स्टैम्प, और अपनी वाइफ को देता। उसमें लिखा होता कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई विल प्रॉमिस टू पे 30 पाउंड्स एवरी मंथ, इफ नॉट शी कैन sue me in the court। अगर कोई लिख के दे देता है एफिडेविट के ऊपर विद द स्टैम्प ऑफ कोर्ट, तब वो लीगल रिलेशनशिप बन जाता, क्योंकि वो एक ओरल प्रॉमिस था, घर में किया हुआ एक प्रॉमिस था। तो उसको कोर्ट ने डोमेस्टिक एग्रीमेंट का नाम दे दिया और केस वहीं पे रफा दफा कर दिया। क्लियर हो गया? तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। एनी डाउट्स? पहला पॉइंट क्या था? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। वन पर्सन कैन नॉट ऑफर टू हिमसेल्फ, there must be at least two parties. There must be consideration, that is something in return. The contract or the agreement should be unconditional, बिना कंडीशन के। तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे 5 लाख की, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगा रहा हूं किसी को। ठीक है, समझ आ गया? उसके बाद कम्युनिकेट भी होनी चाहिए, ऑफर भी कम्युनिकेट होनी चाहिए और एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होनी चाहिए। बिना कम्युनिकेशन के ना ऑफर कंप्लीट है, बिना कम्युनिकेशन के ना एक्सेप्टेंस कंप्लीट। सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप कब आएगा? जब रिटन में होगा, जब उस पर प्रॉपर स्टैंपिंग होगी, जब प्रॉमिस होगा, एग्रीमेंट प्रॉपर बनेगा, कोर्ट के साइन होंगे, जज के साइन होंगे, तब वो बन जाएगा एक लीगल रिलेशनशिप। बट बॉल्फर वर्सेस बॉल्फर में उसको लीगल रिलेशनशिप का नाम नहीं दिया गया, क्योंकि वो एक जस्ट एक प्रॉमिस था जो हस्बैंड ने आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन अपनी वाइफ को कर दिया, लेकिन बाद में वो उसको पूरा नहीं कर पाया। एनी डाउट्स इन दिस 2 पॉइंट्स? थर्ड हेडिंग डाल लो, लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन कंसिडरेशन का मतलब मैंने बताया था समथिंग इन रिटर्न, और इसके दूसरा नाम क्या है? क्विड प्रो क्यो। अब ध्यान से समझो ये होता है, जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होनी चाहिए, मतलब इट शुड नॉट बी अगेंस्ट लॉ, इट शुड नॉट बी अगेंस्ट लॉ। जैसे कि वृत्ति ने बोला तन्मय को कि मैं तेरे को 5 लाख दूंगी, तन्मय के लिए कंसिडरेशन आ गई मनी। अब वृत्ति कह रही है जाके मोक्ष का सिर फाड़ दे। क्या ये लॉफुल है? किसी का मर्डर करना, किसी को हार्म करना, किसी की प्रॉपर्टी को हार्म करना, इज इट लॉफुल और इलीगल? तो कंसिडरेशन शुड ऑलवेज बी लॉफुल। अब मान लो बेचारे तन्मय ने जाके सिर फाड़ दिया, और वृत्ति कहती मैं नहीं पैसे देती, क्या ये कोर्ट में जाएगा इस बात को लेके?
जा सकता है? कोर्ट किसको पकड़ेगा पहले? कन्वे। तो कंसिडरेशन में कभी भी इलीगैलिटी नहीं होनी चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए? हर चीज क्या होनी चाहिए? लॉफुल, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ। क्लियर हो गया? तुम किसी पुलिस वाले को रिश्वत देते हो, क्या वो लॉफुल है? ड्राइव कर रहे हो तुम, क्या वो लॉफुल है? तुम करप्शन कर रहे हो, किसी से पैसे लेके तुम उसका काम करवा रहे हो, जिसका काम ही चोर पकड़ना है, तुम उसको 500 दे रहे हो, जाके चोर को पकड़ के आओ। इज इट लॉफुल? नो। These all are the examples of unlawful considerations. Any doubts? ठीक है, ये लिख लो जो लिखना है इसके बारे में, अगर तुम्हें कुछ लगता है लिखना है तो। फिर हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 की हेडिंग लिखो, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। चलो समझें इसको क्या होता है। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब है वो सारे लोग जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नंबर 1, माइनर्स। नंबर 2, persons with unsound mind. Number 3, idiots. Number 4, lunatics. Number 5, पर्दा नशीन women's. Number 6, alien enemy. Number 7, drunkards. Number 8, बहुत सारे हैं, etc. अब एक एक एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान देना। सबसे पहले मैंने क्या लिखा? माइनर। एज पता लो, माइनर से मेजर होने की। तो माइनर्स के साथ कभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर मान लो कर भी लिया आपने, तो कोर्ट किसका साथ देगा? माइनर का। वो ये कहेगा तुम्हें तो पता होना चाहिए ना, तुम एडल्ट हो, वो तो नहीं है ना, तो माइनर्स का ही साथ देगा कोर्ट। निर्भया केस सुना था, दिल्ली गैंग रेप केस, उसमें एक बंदा माइनर था जिसने सबसे ज्यादा गलत काम किया था उसके साथ। उसको कोर्ट ने एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया, उसको फांसी नहीं दी, उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा कि जाके तू सिलाई वगैरह मशीन चलाने सीख, वो सीख रहा है वजह से। तो जब आम जनता को ये बात पसंद नहीं आई, जब वो मेजर हुआ, केस रीओपन करवाया आम जनता ने जस्टिस के लिए, अब उसको फांसी दी। लेकिन माइनर के टाइम में उसको कुछ भी नहीं कहा। तो कोर्ट किसका साथ देगा? हमेशा माइनर्स का। अब मान लो नकुल है, नकुल अपनी माइनॉरिटी का बहुत फायदा उठा सकता है क्योंकि छोटा सा लगता है, ठीक है। अब मान लो इसने ना मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कर लिया और अपनी एज बता दी कि मैं बड़ा हूं, और मैंने यकीन भी कर लिया इस पे, फिर भी कोर्ट माइनर का ही साथ देगा, चाहे इसने जानबूझ के मुझे डिसीव क्यों ना किया, चाहे इसने जानबूझ के मेरा नाजायज फायदा क्यों ना उठाया, बीइंग अ माइनर। इसके बाद पता थी कि कोर्ट किसका साथ देगा? माइनर का। फिर भी कोर्ट इसी का साथ देगा जानते हुए भी कि ये माइनर है और इसने जान के किया, तो ये फायदा है माइनर होने का। लेकिन वो बंदे की गलती मानी जाएगी क्योंकि वो इसका आधार कार्ड या बाकी की डिटेल्स चेक कर सकता था कि ये माइनर है या नहीं। एनी डाउट्स? क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है? अनसाउंड माइंड मींस मेंटली रिटार्डेड पीपल, उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नंबर 3, इडियट्स, पागल लोग। 4th, जिनको दौरे पड़ते हैं, कभी कभी वो ठीक हो जाते हैं, कभी कभी उनको दौरे पड़ते हैं, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है? जो वुमेन पर्दा में रहती हैं, उनके हस्बैंड्स, मुस्लिम लॉ यही कहता है कि वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट करो, हमारी बीवियों से कॉन्ट्रैक्ट मत करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एलियन एनिमी मींस जिन कंट्रीज के साथ आपकी वॉर चल रही है। क्या चल रही है? जैसे पाकिस्तान सपोज, तो इंडिया और पाकिस्तान वैसे तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है हमारे बीच में बहुत सारी चीजों, बट अगर मान लो हम दोनों कंट्रीज में क्या चल गई? वॉर, तो उस टाइम पे हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स
नल एंड वॉइड हो जाएंगे कुछ टाइम पीरियड के लिए, जब तक वॉर खत्म नहीं होगी। तो उसके लिए क्या वर्ड है? नल एंड। यहाँ पे एलियन का मतलब वो नहीं है जो दूर दूर बोलते। ड्रंकर्ड्स ड्यूरिंग ड्रिंक और आफ्टर, जब तक उनको नशा चढ़ा हुआ है, ठीक है, तब तक वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं कर सकते, एटसेट्रा में बहुत चीजें आ जाएंगी जो हम डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे। एनी डाउट्स? ये पॉइंट्स लिखने हैं तो लिख लीजिए जल्दी से।